अपनी लंबी पत्रकारिता के दौरान मैंने कई बार देखा है कुर्सी के लिए भाइयों की लड़ाई, कुर्सी के लिए पिता और पुत्र की लड़ाई, और अब सुल्तानपुर में दिखी खानदान की लड़ाई जब प्रियंका मेनका गांधी के खिलाफ प्रचार करने पहुंची। प्रियंका की बातें मेनका गांधी की जीत का पहिया रोक पाए या न रोक पाए, लेकिन फिलहाल उनके रोड शो में मेनका गांधी की गाड़ी जरूर रोक दी। कैसे रुकी मेनका गांधी यानी चाची की गाड़ी प्रियंका यानी भतीजी के रोड शो में, आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं, ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं और बीच में फंस गई मेनका गांधी। सुल्तानपुर में प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में रोड शो करने पहुंची तो शहर में जगह जगह जाम लग गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश ऐसा था कि पूरी सड़क उनसे भर गई और इसी बीच दरियापुर में ये तस्वीरें सामने आई। यहाँ अचानक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने मेनका गांधी की गाड़ी भी पहुंच गई और भीड़ में फंस गई। बड़ी मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने मेनका गांधी की गाड़ी को जाम से निजात दिलाई और वे अपने सफर पर आगे बढ़ गईं। प्रियंका गांधी बेशक पहली बार मेनका गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन रिश्तों के बीच की तलखी किसी से छिपी नहीं है। देश के सबसे रसूखदार सियासी घराने की दो बहुओं के बीच अनकही बातों की लंबी फेहरिस्त है। अब उनको 40 साल से ज्यादा हो गया है हिंदुस्तान में और अभी भी वो अपनी स्पीचेस पढ़ती हैं और वो भी स्पीचेस अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। वडोदरा में सोनिया गांधी की हिंदी पर मेनका का ये तंज सिर्फ देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई भर नहीं बल्कि सियासी अदावत की अनकही कहानी है। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी की दोनों बहुएं साथ में थी, सारा परिवार साथ में था। राहुल प्रियंका के साथ वरुण गांधी भी एक ही आंगन में बड़े हो रहे थे, लेकिन 38 साल से शायद ही सोनिया गांधी और मेनका ने एक दूसरे से नजर भी मिलाई हो और इस रंजिश की शुरुआत होती है संजय गांधी की मौत के बाद। 1980 में हुए आम चुनाव में संजय गांधी ने अमेठी की सीट से जीत हासिल की, लेकिन कुछ महीने बाद ही संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद अमेठी में उपचुनाव करवाने पड़े। लोगों को उम्मीद थी कि संजय गांधी की सीट से मेनका गांधी राजनीति में उतरेंगी, लेकिन इंदिरा ने राजीव गांधी को टिकट दे दिया और राजीव सांसद बन गए। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी एक बार फिर अमेठी सीट से चुनाव में खड़े हुए, लेकिन इस बार उन्हें मेनका गांधी ने चुनौती दी। हालांकि राजीव गांधी करीब 3 लाख वोटों से चुनाव जीत गए, लेकिन इंदिरा गांधी के परिवार में रिश्तों की अदावत शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर मौकों पर मेनका गांधी और सोनिया गांधी एक दूसरे के बारे में कुछ भी कहने से बचती हैं और लोगों को यही लगता है कि ये तलखी कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि रिश्ते कुछ इसी तरह से बुन गए हैं। प्रियंका, राहुल और वरुण गांधी दो कांग्रेस के खेवनहार, एक को बीजेपी में मिला सहारा, और इन दो धाराओं में बहती पार्टियों की तरह ही प्रियंका, राहुल और वरुण गांधी एक नदी के उस किनारे की तरह दिखते हैं जो कभी मिल नहीं सकते। हालांकि कई बार अटकलें लगाई गई कि प्रियंका गांधी वरुण गांधी की कांग्रेस में वापसी करवा सकती हैं, लेकिन गांधी परिवार को जानने वाले लोग साफ तौर पर मानते हैं कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि 2009 लोकसभा चुनाव में वरुण के विवादास्पद बोलों पर प्रियंका गांधी ने उन्हें सियासी नसीहत देने में देरी नहीं की। अगर आपको ये गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव, वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। तो प्रियंका गांधी ने जता दिया कि वरुण गलत रास्ते पर है। गलत रास्ते पर उनका मतलब है कि वरुण गलत पार्टी में है, गलत विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रियंका का मानना है। और इसी के चलते ये इंडिकेशंस मिलते हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी की वरुण गांधी से दोस्ती या राजनीतिक तारतम्य में बैठाना बिल्कुल मुश्किल है। उधर उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर छठे चरण में मतदान होना है। प्रियंका गांधी भी जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। आज वो सुल्तानपुर से पहले जौनपुर और प्रतापगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती दिखी और इस दौरान वो शायराना भी हो गई।
इनके बड़े बड़े प्रचार से कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अदम गोंडवी जी ने लिखी थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजलों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो आइए उत्तर प्रदेश से आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर कैमरे पर कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। रैलियों में किराए की भीड़ बुलाने का सियासी शोर अक्सर मचता रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में हार्दिक पटेल की सभा के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई हैं। हार्दिक पटेल यहां कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। हाथों में 500 के नोट, नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ और बांटे जा रहे हैं नोट। पहले इनकी तारीफ जानिए। ये राजेश भरावा हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। इनके चारों ओर लोग इकट्ठा हैं। राजेश भरावा कॉपी पर एक एक नाम नोट कर रहे हैं और फिर दिए जा रहे हैं पैसे। मैं दे दूंगा। रतलाम से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में रैली के लिए हार्दिक पटेल धराड़ पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा हुआ नजर आया और सभा खत्म होने के कुछ देर बाद ही सामने आई ये तस्वीरें तो सवाल बड़ा हो गया। आखिर कांग्रेस नेता क्यों बांट रहे हैं पैसे? उमर थाना, क्या रैली में बुलाई गई है किराए की भीड़? क्या हार्दिक की सभा में पैसे लेकर पहुंचे लोग? अरे पर क्या बांट दिया है तो बता दो। ओ अध्यक्ष जी, ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि जब न्यूज नेशन का कैमरा वहां पहुंचा तो रिकॉर्डिंग न करने की अपील की जाने लगी। नो 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 अरे यार एक मिनट यार, पत्रकार महोदय आई गया यार, कहीं कर रहे हैं। अरे गली कर क्या मतलब आप पैसे का क्या काम पड़ा? हम तो यार ऐसे है यार, पैसे की गाड़ी हमारी गिना लोग लाए, गाड़ी तो गिना के पैसा जोड़ेगा भी तो मैं। अरे नहीं करो ऐसी कलाकारी। तो राजनीति में पैसों का खेल भी होता है और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सिर्फ पैसों का खेल ही राजनीति है। जब ये तस्वीरें सामने आई तो सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस तो यही करती आई है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात हो रही है। वहीं कांग्रेस को इसमें साजिश नजर आ रही है। सबसे पहले तो न्यूज नेशन को बधाई कि आपने लोकतंत्र को बचाने का काम किया, एक ऐसे षड्यंत्र को बेनकाब किया जो निश्चित रूप से अपने आप में आज युवा पीढ़ी के लिए शर्म की बात है। हमें लगता है इस पूरे मामले में कुछ किसी को समझाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, जो उनके संस्कार हैं, नोट दो और वोट खरीदो, नोट दो और ऑर्डर ले जाओ, इस तरह की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी को इससे अलावा हम कुछ उनसे उम्मीद कर नहीं सकते। ये संस्कृति तो भारतीय जनता पार्टी की रही है, फिर भी कुछ लोगों द्वारा कांग्रेस के झंडे बैनरों का दुरुपयोग करके ऐसी कार्रवाई की बात आई है सामने। इसको पार्टी अपने स्तर पे देखेगी। तो इसी पर बात करने के लिए कि आखिरकार हार्दिक की रैली में पैसे क्यों बटे, कांग्रेस का पक्ष बताने के लिए जुड़ रहे हैं अभय दुबे, जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, खुद मध्य प्रदेश के इंदौर से आते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रजनीश अग्रवाल जी। सबसे पहले अभय, हार्दिक पटेल को आपने बुलाया रतलाम में प्रचार के लिए, लेकिन 500 के नोट देने की क्या जरूरत थी? क्या नोट के बदले वोट लेने की कोशिश है अभय? ये दीपक जी, क्या यह संभव है कि 500 रुपए में भीड़ लाई जा सकती है? कल्पना कीजिए। इसका ज्यादा अनुभव अभय दुबे जी आपकी पार्टी को होगा। मेरे पास इस बात का कोई अनुभव नहीं है कि क्या 500 रुपए में भीड़ लाई जा सकती है। नहीं, मेरा कोई अनुभव नहीं है। मैं रैलियां नहीं ऑर्गेनाइज करता हूं। आपका ज्यादा अनुभव होगा, आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा अनुभव होगा कि 500 रुपए में भीड़ लाई जा सकती है या नहीं। वैसे 500 का नोट रतलाम झाबुआ के लोगों के लिए बहुत है, बड़ा नोट है।
देखिए, नहीं दीपक जी, वो गाड़ी में जो आए थे कुछ कार्यकर्ता, उनके डीजल कम था, उनके डीजल भराने के पैसे थे। पूरे देश ने देखा राजवाड़ा पर इंदौर के अमित शाह जी की रैली में वो मजदूर 250-250 रुपए मांगते शाम तक खड़े रहे, उनकी रैली में लेकर आए थे, सारे चैनलों ने दिखाया, मेरे पास वीडियो भी है, वो प्रामाणिक है, वो कह रहे खुद कि हम बैंड के साथ बत्ती उठाने का काम करते हैं, हमें 250 रुपए में लेकर आए थे। यहाँ एक कार्यकर्ता से बता दीजिए आप, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा गाड़ी के डीजल डलवाने थे, 3-4 गाड़ियों के डीजल के पैसे थे, वो हमने सिर्फ दिए। कोई कार्यकर्ता, बहुत अच्छा प्रतिसाद रतलाम में मिल रहा है, हम तो उपचुनाव भी जीते कांतिलाल भूरिया जी प्रचंड बहुमत से, उससे 2 गुने बहुमत से हम रतलाम का ये संसदीय चुनाव जीतने वाले हैं। रजनीश अग्रवाल जी, इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने का पूरा ये तस्वीर जो है ये आपको दिखा रही है कि आधार बनता है आपके लिए? बिल्कुल, हमने पूरे वीडियो के साथ, तथ्य और सत्यों के साथ हम चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर गंभीर कार्रवाई करें। और सांच को आज क्या, वो पढ़े लिखे को फारसी क्या वाला मामला है, हाथ कंगन को वारसी क्या, सामने वीडियो दिख रहा है। और ये वही पैसा है, काला धन का पैसा, जो लगातार आयकर छापों के मामलों से उजागर भी हुआ है, जिस पर छाती पीटने का काम दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के नेता कर रहे थे। तुगलक रोग चुनावी घोटाला का पैसा लगता है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से 500-500 के नोट बांटे जा रहे हैं, समझा जा सकता है कि कितना पैसा इनके पास में काला धन के रूप में है। 1 लाख करोड़ रुपए लेकर भागे 36 लोग मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में, उसको कहते हैं भ्रष्टाचार। मुझे लगता है नहीं अभय जी कार्रवाई करना, ये जनादेश का अपहरण करने का प्रयास है। वो अभय जी, उस मुद्दे पर हम कभी और बहस कर लेंगे, लेकिन ये बताइए कि डीजल के लिए आप 500-500 रुपए देते हैं, ये तो आपने माना कि भले से डीजल भरवाने के लिए, लेकिन आप 500-500 के नोट बांटते हैं। क्या ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? रैली में अगर कोई आएगा तो उसकी स्वयं की इच्छा से आना चाहिए, यह भी एक स्थापित तथ्य है। ये भी चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है, चुनाव के नियमों का साफ उल्लंघन है, अगर भी आप डीजल के लिए पैसे बांटते हैं तो भी। दीपक जी, 3 गाड़ियां थी, अगर मैं आपके पास आऊं और मेरे पास अगर पैसे गिर जाए या नहीं हो तो मैं आपसे मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? ये तो स्वाभाविक सी बात है। मांगना और बांटना में अंतर होता है अभय दुबे जी, मांगने और बांटने में अंतर होता है, मांगने और बांटने में अंतर होता है अभय दुबे जी। आप शब्दों के वजन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप जानते हैं कि मांगने और बांटने में अंतर होता है। काला धन का उपयोग यही है। हाँ, वो देखिए, वो मांगे गए उन्होंने, उनके द्वारा, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, नहीं तो बड़े बंडल होते। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा है, अरे 20-20 हजार लोगों का खाना, वो भैया भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? कांग्रेस के लोग पैसे बांट रहे हैं, पैसा बांट के 500-500 के नोट बांट के लोगों को जुटा रहे हैं। ये उजागर हो रहा है वीडियो के माध्यम से। यहाँ भाजपा कहां से आ गई जी? काम ही यही है। दिन यहाँ भाजपा का सवाल कहां है? ये सवाल आपके काले रूप का है, काले चरित्र का है। संसाधन लूटे और पैसों से आप रैली में बुला रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ जनमत भी नहीं है ना। अरे जाइए। अच्छा अभय जी, क्या बचा है? इतनी बड़ी हार आपके सामने खड़ी है, उस हार की हताशा में जी अभय और रजनीश, मैं आप दोनों को रोकूंगा और एक सवाल ऐसा आने वाला है जिस पर रजनीश को भी जवाब देते नहीं बनेगा। और ये जो पूरा मामला है, ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार से जुड़ा हुआ है। चुनावी घमासान के बीच मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों की कर्ज माफी पर कांग्रेस और शिवराज सिंह चौहान आमने सामने आ गए हैं। ये मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के वो फॉर्म हैं जिन्हें जारी कर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है और इनमें शिवराज सिंह के रिश्तेदारों का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने जो फॉर्म जारी किए हैं उसमें एक फॉर्म रोहित सिंह के नाम है, जबकि दूसरा फॉर्म निरंजन सिंह के नाम है। दोनों जैत गांव के रहने वाले हैं। कांग्रेस ने सबूत दिखाकर दावा किया है कि दोनों ने फॉर्म भरा,
जिसके बाद रोहित सिंह का 14,000 रुपए और निरंजन सिंह का 13,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ किया गया। ये फॉर्म है जहां रोहित सिंह जो कि भाई हैं शिवराज सिंह चौहान के, उन्होंने ये फॉर्म भरा है कर्जा माफी का। साथ ही निरंजन सिंह जो कि भतीजे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने फॉर्म भरा है कर्जा माफी का। इसके अलावा कई उनके रिश्तेदार हैं जैत उनके गांव के, जिन्होंने फॉर्म भरा और कर्जा उनका माफ हुआ। कांग्रेस ये फॉर्म तब सामने लाई है जब राहुल गांधी के कल ग्वालियर में दिए बयान पर आज शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, सबूत दिखाया कि फॉर्म भरा ही नहीं गया है। मेरे भाई का नाम है इसमें सीरियल नंबर 23 SEH APX 131049 रोहित सिंह, नीचे लिखा आयकर दाता, और यहाँ लिखा है कृषक द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया। कृषक द्वारा फॉर्म भरा ही नहीं गया। रोहित ने कर्ज माफी का कोई आवेदन ही नहीं भरा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब रोहित ने आवेदन ही नहीं भरा तो कमलनाथ जी मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो, इतनी दया क्यों करते हो कि बिना आवेदन भरे मेरे भाई का कर्जा माफ कर रहे हो। तो मुद्दा चुनाव का यह है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, और यह मैसेज क्यों भेजा गया कि जो बाकी बचे हुए किसान हैं उनका कर्ज चुनाव आचार संहिता के बाद माफ किया जाएगा। उधर शिवराज सिंह के रिश्तेदार का कहना है कि यह उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं। उसमें ना तो मेरी हैंड राइटिंग है ना मेरे साइन है। मैं हमेशा इंग्लिश में साइन करता हूँ और टैक्स होने के नाते मैं स्वयं जानता हूँ ऋण योजना में मैं पात्र नहीं हूँ, तो मैं क्यों अपने फॉर्म भरूंगा। ये फॉर्म है ना पूरा फर्जी है, कूटरचित है, सरकार को साहब को भैया को बदनाम करने के लिए किया गया है। ठीक है, शिकायत करेंगे पुलिस में कूटरचित। बिल्कुल, हम कमिश्नर से शिकायत करेंगे, तीनों जगह करेंगे और में कलेक्टर SP को भी हम शिकायत करने जा रहे हैं। FIR दर्ज कराएंगे। आप लोगों ने जैत में तो कहा था, स्वीकार किया था कि हाँ फॉर्म नहीं, कौन कहता है, बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल फॉर्म नहीं जमा किया। और दूसरी बात ये हम शिकायत करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये मेरे पास कोई कर्जी नहीं है जिसका नोटिस सर्टिफिकेट ये है, और ये सोसाइटी का नोटिस सर्टिफिकेट है। जब मेरे पास कर्जी नहीं है तो मैं कैसे कर्ज लूंगा। तो इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं अभय दुबे के पास, जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, साथ ही साथ रजनीश अग्रवाल जी जो मध्य प्रदेश भाजपा के स्पोक्स पर्सन है। रजनीश अग्रवाल जी, ये क्या मामला है? शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कर्ज माफी के लिए उन्होंने कहा ही नहीं, रोहित सिंह कह रहे हैं कि कर्ज माफी के लिए उन्होंने कहा ही नहीं, लेकिन कर्ज माफ हुआ है। माफ हुआ है तो उनके अकाउंट में गया है, ये साफ दिख रहा है और दस्तावेजों में ये साबित हो रहा है। सवाल ये उठता है कि एक आयकर दाता किसान को कर्ज माफी के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? दीपक जी, कांग्रेस उलझ गई। 13 लोकसभा के चुनाव हुए, फीडबैक कांग्रेस को मिला है 0 वटा सन्नाटा। इन्होंने कांग्रेस ने लगातार किसानों के साथ ठगी और धोखाधड़ी की है, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं। 55,000 करोड़ का कर्जा बताते, 5,000 करोड़ का तो केवल बजट रखा, जिसमें से 1,300 करोड़ का NPA का चुकाने का केवल काम किया। और उसके बावजूद जो रोहित सिंह वाला मामला है वो उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके पासपोर्ट में हस्ताक्षर देखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। हस्ताक्षर का हस्ताक्षर बिल्कुल अलग है। फॉर्म किसने भर दिया, क्यों भर दिया? उन्होंने DGP से शिकायत की है, कमिश्नर कलेक्टर से, थाना प्रभारी से शिकायत की है। एक कांग्रेस षड्यंत्र कितने भी रच ले, ये संतुष्ट करने चले थे झूठ का पुलंदा लेकर शिवराज जी के घर पर जाकर। अरे किसानों का कर्जा माफ किया तो किसानों के पास जाना चाहिए, तो किसान इनको ठेंगा दिखा रहे हैं क्योंकि ये ठगी कर रहे हैं। पंजाब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बंटाढार का नया अवतार किसानों को ठगने का काम कर रही है। किसान इनको ठेंगा दिखा रहे हैं, इसलिए मीडिया का प्रपंच रच रहे हैं। शिवराज जी के घर जा रहे हैं और झूठ का पुलंदा ले जा रहे हैं। 5,000 करोड़ में 55,000 करोड़ का कर्जा कैसे माफ होता है? जरा कोई मुझे गणित समझा दे, जरा मुझे कोई समझा दे कैसे होता है कि नेशनलाइज बैंक या RRB बैंक से उन्होंने कोई सौदा समझौता किया नहीं और उन्होंने कर्जा माफ कर दिया। ये इनकी कमलनाथ जी की केवल बातचीत हो गई और काम हो गया।
ये क्या बैंक ऐसे ही बातचीत में, मौखिक बातचीत में मान जाती है क्या? ये किसको पप्पू बनाने का काम कर रहे हैं भैया? अब मैं यही सवाल आपसे पूछता हूं, आपको सब लोगों में सिर्फ एक नाम याद रहा, शिवराज सिंह चौहान के परिवार का, जिसकी कर्ज माफी हुई है। मुझे आप ये बताइए कि बाकी किसानों के लिए इस एसएमएस को भेजने की क्या जरूरत थी कि आपकी किसानों की कर्ज माफी, आपके कर्जे की माफी जो है वो चुनाव के बाद होगी, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। अगर राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा, तो इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाया? है दीपक जी, रोहित सिंह पात्र नहीं है इनकम टैक्स देते हैं, वो पात्र भी नहीं है, तो उन्होंने कैसे चुका दिया? अब इससे कहिए धैर्यपूर्वक सुनिए। एक मिनट अभय को बोलने दीजिए, अभय बोलिए। इस व्यक्ति से बोलिए कि सुनेगा चुपचाप। ये अरे देखिए, अच्छे से बात बहुत बड़ा अपराध किया है शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने। कह रहा हूं, आप जानते हैं एक मार्च, फिर ये वही बात सुन लो अभी एक बार चुपचाप आप। 1 मार्च 2019 ये नो ड्यूज पहुंचा इनके पास दीपक जी, घबरा गए। आज तक छिपाते रहे कि आयकर दाता, इन्होंने फॉर्म भरा हाथ से। और यही नहीं, तारा सिंह कौन है पूछिए इनसे, जिसका 1,90,000 माफ हुआ। तारा सिंह की बीबी कौन है शिवराज से पूछिए, जिसका 1,80,000 माफ हुआ। 12 रिश्तेदारों के कर्ज माफ हुए जेठ गांव में। दीपक जी, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 3,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी इन्होंने पिछली सरकार में किए, किसानों के नाम से फर्जी लोगों के लोन हमने FIR कराई है, सिलसिलेवार पकड़ा है। अभी बौखला गए शिवराज जी, उनको पता लगा कि भाई इनकम टैक्स पे ही भाई है, जेल ना चला जाए, तो आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। वो जिस दस्तावेज को वो दिखा रहे ना दीपक जी, उसमें प्रोविजन ही नहीं है भरने का कि फॉर्म नहीं भरा, वो कॉलम ही नहीं है। वो तो सिर्फ उनका एंडोर्समेंट है जिन लोगों के माफ किए जाने, जिनका फॉर्म भरा है, इनके हस्ताक्षर से फॉर्म भरे हैं। वो सब अभी सिग्नेचर एक्सपर्ट जब जांच करेगा, इन्होंने नोटिस लिया कि नहीं, मेरे पास कॉपी पड़ी उसकी, बैंक ऑफ इंडिया के नोटिस। एक आखिरी बात, क्या न्यूज नेशन पर आप, क्या न्यूज नेशन पर लोग जेल जाएंगे? क्या न्यूज नेशन पर आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी कि एक इनकम टैक्स पेई को कैसे किसानों के तौर पर कर्ज माफी हो गई? अभय दुबे जी, क्या आप ये वादा कर रहे हैं न्यूज नेशन टेलीविजन पर कि इसकी जांच होगी? जांच नहीं, जेल भेजेंगे। जांच तो दूर की बात है, ये आज के आपके चैनल पर कहना हो एक और 22 मतलब आप शिवराज सिंह चौहान के भाई को जेल भेजेंगे? देकर आए हैं आचार संहिता में। क्या आप शिवराज सिंह चौहान के भाई को जेल भेजेंगे? क्या आप शिवराज सिंह चौहान के भाई को जेल भेजेंगे? अरे दीपक जी, किसानों के साथ में धोखाधड़ी और अब इस प्रकार का षड्यंत्र, कोई अपराधी बचेगा नहीं, षड्यंत्र और कोई अपराधी बचेगा नहीं। शिवराज भी अगर इस षड्यंत्र में शामिल है तो उनको भी जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा इसमें। समझ लीजिए, अभी आचार संहिता में दीपक जी ये किसानों से ठगी करने वाला कामयाब नहीं हो पाएगा कि जिन किसानों को धोखा देने वाला कर्ज माफी के नाम पर वहां के माफ करें, वचन भंग करने वाले मैं आप दोनों को यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, खबरों के सिलसिले को हमें और आगे बढ़ाना है। लेकिन अभय, मैं आपके इस बात में बिल्कुल फॉलो अप करूंगा कि अगर नियमों के खिलाफ रोहित सिंह का कर्ज माफ हुआ है तो कमलनाथ सरकार उस पर किस तरह का कदम उठाने जा रही है। और आप अभी वादा कर चुके हैं कि जेल भेजा जाएगा ऐसे लोगों को। इस पर कमलनाथ सरकार क्या करती है? और जब चुनाव होते हैं तो कई तरह की बातें सामने आती है, कई तरह के मुद्दे सामने आते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहे हैं। कुछ इसी तरह का हो रहा है। कहते हैं कि राम का नाम जब लिया जाए तो चुनावी वैतरणी पार लग सकती है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, क्योंकि वो मंदिर घूम रहे हैं। क्यों वो मंदिर घूम रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा के बीच हिंदूवादी पिच पर मुकाबला सेट हो चुका है। 12 मई को भोपाल में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह नए अवतार में नजर आ रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह भोपाल के गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे।
मंदिर में दर्शन के बाद दिग्विजय सिंह ने गौ सेवा की और मंदिरों की गायों को चारा खिलाया। दिग्विजय सिंह खुद को हिंदूवादी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वो भोपाल के सभी छोटे बड़े मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह को नर्मदा का लाल बताकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस मंत्री पीसी शर्मा ने जनता को नर्मदा का जल बांटकर दिग्विजय सिंह को वोट देने की अपील की। तो हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह मंदिर मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। दरअसल इसके पीछे का कारण भोपाल सीट का समीकरण है। भोपाल में कुल 19.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें मुस्लिम 4.5 लाख, ब्राह्मण 3.5 लाख, ओबीसी 4.5 लाख, कायस्थ 2 लाख, क्षत्रिय 1.25 लाख और SC ST 2 लाख हैं। और ये एक ऐसी सीट है जो 1984 के बाद से आज तक बीजेपी नहीं हारी है। इसी के चलते हुए दिग्विजय सिंह को लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70% से ज्यादा मतदाता हिंदू हैं, वहां पर अगर उनकी जो प्रो मुस्लिम छवि बन गई तो उसका उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है, खामोशी बनाए रखी अपने चुनाव लड़ने से पहले, क्योंकि उनको मालूम था कि ये चुनाव वो लड़ने वाले हैं। उन्होंने नर्मदा यात्रा की और अब उस नर्मदा यात्रा को वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद सनातनी हिंदू हैं और इसको साबित करने के लिए वो मंदिर जाते हैं, धर्म कर्म की बात करते हैं और खुद को हिंदूवादी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ जाता है। दिग्विजय सिंह के समर्थन में कंप्यूटर बाबा ने एक बार हठ योग किया और दूसरी बार उन्होंने कई सारे साधु संतों के साथ पूजा की, एक रोड शो निकाला। लेकिन इनमें से कई साधु संत ऐसे हैं जो कंप्यूटर बाबा से नाराज हैं, क्योंकि उनको लगता है कंप्यूटर बाबा ने उनके साथ गलत बयानी की। उन्हें नहीं पता था कि वो किसके प्रचार में और किस लिए बुलाए जा रहे हैं। उनका यह भी दावा है कि कंप्यूटर बाबा ने उन्हें पैसे देने की बात की थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ आगे थे, किसी के धोखे के शिकार बन के आए थे। एक कोई है यहाँ के कंप्यूटर बाबा। ये वो वायरल वीडियो है जिसको लेकर MP की सियासत गर्म है। वीडियो में मथुरा से आए साधु बता रहे हैं कि कंप्यूटर बाबा ने धोखे से दिग्विजय सिंह का प्रचार करने के लिए बुला लिया। वीडियो में ये बाबा दावा कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन भोपाल से जीत नहीं सकेंगे। दिग्विजय सिंह जी कितना भी प्रयास कोशिश करने के बाद भी दिग्विजय सिंह को जीतना नहीं है। यहाँ से प्रज्ञा सिंह को ही जीतना है, यहाँ से बीजेपी को जीतना है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बन। बीजेपी ने कंप्यूटर बाबा की शिकायत चुनाव आयोग से की है और सवाल किया है कि बिना इजाजत के ही कंप्यूटर बाबा ने भोपाल के शिक्षा कॉलेज मैदान में दिग्विजय सिंह के समर्थन में धुनी कैसे रमाई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही भारत की सबसे बड़ी खूबी है। और भारत के चुनाव ही ऐसे होते हैं जिसमें कई तरह के रंग होते हैं। क्या कहते हैं चुनाव के रंग, क्या कहते हैं 2019 के चुनाव के अलग अलग रंग, आइए आपको दिखाते हैं। कोई नहीं, चलो चलो। नहीं भाई, आप हटो। पुलिस के आगे बड़े बड़े धुरंधरों की हवा निकल जाती है, लेकिन ये महिला एकदम तन कर खड़ी है और एक के बाद एक सवालों के जवाब दे रही है। महिला पर इल्जाम है सिद्धू पर चप्पल फेंकने का, और जब इनसे पूछा गया कि ऐसा किया क्यों, तो इस महिला ने तड़ाक से ये जवाब दिया। कोई नहीं, चलो चलो। नहीं भाई, आप हटो। कल सिद्धू रोहतक में चुनाव प्रचार पर थे, तभी ये वाकया हुआ। बहरहाल इसके बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया। शिवराज सिंह जी का स्वागत करें। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाओं पर सभाएं कर रहे हैं और कुछ इसी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। अब जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा, कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीने में अरबपति। और अब सुनिए नेताजी का अजीबोगरीब बयान। बेटी फेल हुई तो जिम्मेदार विरोधी कांग्रेस पार्टी। कलबुर्गी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश जाधव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वजह से उनकी बेटी PU सेकेंड परीक्षा में फेल हो गई।
जाधव के मुताबिक कांग्रेस के लगाए आरोपों की वजह से उनकी बेटी को दोस्तों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो तनाव में आ गई और फेल हो गई। कांग्रेस कह रही है कि इस हालत के लिए खुद जाधव ही जिम्मेदार हैं। अब वो उनको मेंटली थोड़ा कुछ ना कुछ इफेक्ट हो गया है, वो कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। जाधव लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उनका सामना कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से है। पीएम मोदी ने आईएनएस विराट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर निजी यात्रा का आरोप जड़ा था। इस मुद्दे पर सियासी घमासान बुलंद है तो बात अब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई है। बीजेपी ने पंडित नेहरू से जुड़ी 3 तस्वीरें जारी की हैं और आरोप लगा रही है कि बतौर प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी युद्धपोत का निजी इस्तेमाल किया था। अब की बार नेहरू से जुड़ी 3 तस्वीरें जारी कर बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें जून 1950 की हैं, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने परिवार के साथ आईएनएस दिल्ली के जरिए भारत से इंडोनेशिया गए थे। पहली तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू नेवी की वर्दी पहने राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ खड़े हैं, जबकि उनके ठीक पीछे इंदिरा गांधी नेवी के अफसर से बातें करती दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर में नेहरू अपने दोनों नाती यानी राजीव और संजय गांधी के साथ एक जगह बैठे हैं और इंदिरा उनके ठीक पीछे बैठी नजर आ रही हैं। इसी यात्रा से जुड़ी तीसरी तस्वीर में राजीव और संजय गांधी नेवी के डेक पर खड़े दिखते हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्हें नेवी जैसी ड्रेस पहनाई गई थी। इन्हीं तस्वीरों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया घमासान छिड़ गया है। तो बात हो रही है आईएनएस दिल्ली की, जिस पर नेहरू पूरे परिवार के साथ गए थे, ये बात कही जा रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से इंडोनेशिया से दिल्ली चेन्नई तक का सफर पूरा किया गया था, यानी इंडोनेशिया से भारत तक का सफर पूरा किया गया था। युद्धपोत से नेहरू की जो यात्रा थी ये जनवरी 1950 के आसपास की है और जनवरी 1950 में इस युद्धपोत का नाम आईएनएस दिल्ली रखा गया था। आईएनएस दिल्ली के पहले भारतीय कमांडिंग ऑफिसर थे आधार चैटर्जी और ये बड़ा नामी जहाज है। आईएनएस दिल्ली से तत्कालीन पीएम नेहरू ने आधिकारिक यात्रा की थी और इस यात्रा में वो इंडोनेशिया तक गए थे। जून 1950 में नेहरू ने इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा की थी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई पड़ी हैं। दरअसल आईएनएस दिल्ली पर पंडित नेहरू की यात्रा को इसलिए ज्यादा तुल दिया जा रहा है क्योंकि बुधवार को दिल्ली की रैली में पीएम मोदी ने राजीव गांधी पर आईएनएस विराट से सैर सपाटा करने का आरोप जड़ा था। साल 1987 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी की ये वो तस्वीरें हैं जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा संग्राम छिड़ा है, क्योंकि पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए युद्धपोत का बेजा इस्तेमाल किया। इस नामदार परिवार ने आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था। एक अंग्रेजी मैगजीन के मुताबिक साल 1987 के दिसंबर में राजीव गांधी 36 टापुओं और 44,000 की आबादी वाले लक्षद्वीप में बंगारम टापू हेलीकॉप्टर से गए थे। ये टापू सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये लक्षद्वीप का एकमात्र टापू है जहां विदेशियों को जाने की छूट है। सभी लोग हेलीकॉप्टर के जरिए कोच्चि से बंगारम पहुंचे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि राजीव के दौरे के लिए अरब सागर में आईएनएस विराट युद्धपोत 10 दिनों तक चक्कर काटता रहा। लेकिन इस यात्रा में आईएनएस विराट का जिक्र कैसे आया, इस पर अंग्रेजी मैगजीन में रिपोर्ट छपी गई है। इसमें राहुल और प्रियंका का जिक्र किया गया था। इस युद्धपोत के बारे में आईएनएस विराट जिसके बारे में बात कही जा रही है, इसको लगाया गया था लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 6 जनवरी 1988 को खत्म हुई थी ये पिकनिक, क्योंकि ईयर एंड मनाने के लिए ये तमाम परिवार वहां पर गए थे और 6 जनवरी को ही लक्षद्वीप में राजीव ने एक सरकारी मीटिंग की थी। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो युद्धपोत था ये दरअसल राजीव गांधी ने सरकारी काम के लिए इस्तेमाल किया था, ऐसी भी बात कही जा रही थी। और राहुल, प्रियंका और उनके साथी जो गोवा के निकले उसमें
आईएनएस विराट का इस्तेमाल हुआ था और कार्यक्रम के बाद गोवा में राहुल प्रियंका से मिले थे राजीव गांधी और आईएनएस विराट पर पहुंचे थे गोवा गांधी परिवार के सदस्य, ये कहा गया है। और सभी लोगों ने आईएनएस विराट से मैंगलोर तक की यात्रा की थी, ये भी इस अंग्रेजी अखबार में कहा गया है। 1987 के आखिरी में राजीव के लक्षद्वीप दौरे पर सियासत के सवाल तल्ख होते जा रहे हैं। बीजेपी के हमले तेज है तो कांग्रेस खुलकर बचाव में उतर आई है। इसी बीच न्यूज नेशन लक्षद्वीप के तत्कालीन प्रशासक वजाहत हबीबुल्ला से मिली। उनका भी कहना था कि यह राजीव गांधी की सरकारी यात्रा थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने बोफोर्स के बाद आईएनएस विराट पर राजीव गांधी को घेरा तो कांग्रेस भड़क गई। आरोप प्रत्यारोप से साफ है कि अगले 2 चरण के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच राजीव गांधी का मुद्दा परवान चढ़ रहा है। बीजेपी पीएम मोदी के बयान पर मजबूती के साथ खड़ी है तो कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि नेवी के पूर्व अधिकारी ही पीएम मोदी के दावे को खारिज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट में ही, अवधारणा में ही वो अगर आईएनएस विराट को अपना पिकनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उनका नेचर है। उन लोगों ने इस देश को अपनी जागीर बना रखी थी। आईएनएस विराट पर वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा ने स्पष्ट कह दिया कि झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। शर्म नहीं आती क्या? पूरा विश्व देख रहा है, इतना बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक के बाद एक झूठ बोले। पहले तो गुस्सा आता था, फिर शर्म आती थी, अब हंसी आती है। तो लक्षद्वीप के तब के प्रशासक थे वजाहत हबीबुल्ला, जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने भी कहा कि राजीव गांधी लक्षद्वीप एक सरकारी काम के लिए गए थे। उन्होंने न्यूज नेशन के साथ कुछ फोटो भी शेयर की हैं। बैठक के लिए प्रधानमंत्री आ रहे थे और सारा जो काबीना था वो आ रहा था और वो बैठक कावरत्ती में होने वाली थी। कावरत्ती क्योंकि हेडक्वार्टर्स था और उसी में उद्घाटन होने वाला था आइलैंड डेवलपमेंट काउंसिल का, जो कि मैंने वहाँ स्थापित किया था। उसको करने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ आए और उसके साथ साथ आईएनएस विराट भी उस बैठक के लिए आया। अगर कोई इंतज़ाम करता उनका बंगाराम से विराट पे जाने का तो बेचारे वही कसाली को करना पड़ता, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई इंतज़ाम किया नहीं था और कसाली के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो ऐसा इंतज़ाम कर सके। आईएनएस विराट पर पीएम मोदी के बयान को पूर्व एडमिरल रामदास ने भी बताया है कि ये जो बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी यानी तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने सरकारी पद का बेजा इस्तेमाल किया है, वो कहना गलत है। Nobody was there, only Rajiv Gandhi and his wife. And by our rules, by the government rules, no official trip, because he was in official visit to Trivandrum. I told you why. Then he was officially to chair the Island Development Authority meeting the next day. So, prime ministers are not people who are available to run around here and there. They are worrying about the country. So, the prime minister was doing this job. He went to Minicoy and other islands here and there. और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में वोटिंग से पहले सीलिंग का मुद्दा गर्म हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में सीलिंग के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार सीलिंग करवाकर बीजेपी को बदनाम करती है। जो सीलिंग होती है वो एमसीडी करती है। एमसीडी किसकी है? बीजेपी की है। तो बीजेपी की है तो उसका जो उनकी पार्टी है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, कहीं पर भी हो, उसको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि कर तो वो रहे। 12 मई को दिल्ली में होने वाली वोटिंग से पहले सीलिंग का मुद्दा फिर गर्म है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी शीला दीक्षित ने सीलिंग के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। सीलिंग पर सियासी वार हुआ तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता विजय गोयल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार सीलिंग करवाकर बीजेपी को बदनाम करती है। गोयल का दावा है कि सीलिंग रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं किया। ये जो सीलिंग है ये आम आदमी पार्टी करवाती है। क्यों करवाती है? ताकि बीजेपी बदनाम हो जाए जी।
सीलिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा हो रही है, जिसका हल तभी निकल सकता है जब केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी तीनों इकट्ठे मिलकर बैठेंगे। सीलिंग के खिलाफ अगर कोई लड़ा तो मेरा प्रदेश का अध्यक्ष मनोज तिवारी या विजय गोयल लड़ा। हमने तो देखा नहीं किसी आम आदमी पार्टी के आदमी को या कांग्रेस के आदमी को सीलिंग के खिलाफ लड़ते हुए। तो दिल्ली में सीलिंग का मामला क्या है, आइए अब आपको यह समझाते हैं, क्योंकि इन चुनाव में सीलिंग का मसला सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली में निर्माण के लिए एमसीडी से इजाजत लेना जरूरी है, और ये जो सीलिंग होती है ये अवैध निर्माण या गैर कानूनी ढंग से चल रही चीजों पर होती है। अवैध निर्माण पर दिल्ली हाईकोर्ट का 2005 में एक्शन के लिए आदेश आया था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण की सीलिंग के आदेश दिए थे। तत्कालीन सरकार ने सीलिंग से बचाव के लिए कन्वर्जन चार्ज का प्रावधान किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कन्वर्जन चार्ज पर व्यापारियों में विवाद हुआ, मतभेद हुआ, और दिल्ली में 2017 से सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा फिर से सीलिंग शुरू कर दी गई, जो 2017 से लेकर 2019 तक एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अब बात करते हैं चुनाव में इमोशंस की और चुनाव में आरोपों की। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी ने गौतम गंभीर पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे पर्चे बंटवा रहे हैं। ये एक पर्चा है जो बीजेपी वालों ने गौतम गंभीर जी ने मेरी पूरी लोकसभा में अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, विवेक विहार में, कृष्णा नगर में, अलग अलग हिस्सों में न्यूज़पेपर में बांटा है। एक पर्चे का जिक्र करते हुए पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी भावुक हो गईं। आतिशी का दावा है कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर उनके खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे बंटवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित पर्चे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ये गौतम गंभीर जी की सच्चाई है, नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट की सच्चाई है। मैं नरेंद्र मोदी जी से, गौतम गंभीर से खास तौर से पूछना चाहता हूं कि आप इस दिल्ली में ये करके चुनाव लड़ना चाहते हो? मनीष सिसोदिया किसकी औलाद है? आतिशी क्या करती हैं? इस सब पे इतना लो प्रचार करके, इतना घटिया प्रचार करके आप चुनाव जीतना चाहते हो? वहीं गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि निगेटिव पॉलिटिक्स करना उनकी फितरत में नहीं है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा कि अगर साबित होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। पहले दिन जब मैं राजनीति में उतरा तो मैंने सभी को ये बोला था कि हम राजनीति अलग तरीके से करेंगे। हम किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी हमारे जो कंपेटिटर्स हैं या कोई और पार्टी के लोग हैं उन पे हम एलिगेशंस या कोई पर्सनल कमेंट्स या कोई किसी भी तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो मेरी तरफ से हो। और अब बात एक ऐसे मुद्दे की जो इन चुनाव में सुनाई पड़ रहा है। राजस्थान में बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। अलवर में महिला से गैंगरेप पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी ने राजस्थान में जमकर हल्ला बोला। राजस्थान के अलवर में दलित महिला से गैंगरेप पर सियासी घमासान तेज हो गया है। तस्वीरें जयपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की हैं। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए। पति के सामने पत्नी के साथ गैंगरेप की घटना लगातार तूल पकड़ती जा रही है। अलवर में हुई इस शर्मनाक घटना को लेकर पूरे राजस्थान में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर है जयपुर कलेक्ट्रेट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही मांग कर रहे हैं दोषियों की गिरफ्तारी की, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग कर रही है कि आखिर चुनावी माहौल को देखते इस जघन्य घटना में देरी क्यों की गई। हालांकि मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मथुरा में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने पूरी घटना पर पुलिस और राजस्थान सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है। जिनके डायरेक्शन से, जिनके कहने से चुनाव में नुकसान न हो, इसलिए इस प्रकार की घटना को दबाना
ये बहुत बड़ा शर्मनाक बात है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो कांग्रेस ने किया है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में मुख्यमंत्री का ये कह देना पर्याप्त नहीं है कि हम इसको दिखा रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने अलवर में कुछ पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एसपी का तबादला कर दिया गया है। लेकिन चुनाव के माहौल में बीजेपी इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। मशहूर शायर और गीतकार कैफी आजमी की कल पुण्यतिथि है। कैफी साहब उन शायरों में से थे जिनकी समाज के लिए फिक्र के साथ ही अपनी राजनीतिक पहचान भी थी। कैफी साहब एक वामपंथी थे और उनके घर पर लाल झंडा हमेशा लगा रहता था, लेकिन आज वहां की तस्वीर बदली हुई है। बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुनीर। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। इस नज्म में कैफी आजमी ने कभी उस आधी आबादी को ललकारा था जो सदियों से सामाजिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही। जिंदगी जेहद में है, सब्र के काबू में नहीं। कैफी जब तक रहे तब तक उनके ख्यालात का लाल परचम पूरी शान से इस आशियाने पर लहराता रहा है। न्यूज नेशन की टीम 2014 के आम चुनाव की कवरेज के लिए आजमगढ़ पहुंची तो ये परचम हमें कैफी आजमी की कहानी सुनाता नजर आया था। मिज़वा का फतेह मंजिल और नीचे 2 शब्दों में लिखा है कैफी आजमी साहब। यही कैफी आजमी साहब का घर है। जो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी वो भी आज तक, यानी मरने के बाद तक, मैं इसलिए ये दिखाना चाहूँगा कि पूरे आजमगढ़ में ये उन घरों में से एक है जहां लाल झंडा, यानी उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी उसको उनके मरने के बाद भी ये कहा जाता है कि उनके घर में वो लाल झंडा हमेशा लहराता रहेगा। यहाँ मेरे साथ उनके साथ जिंदगी के 33 साल गुजारने वाले सीताराम जी हैं। वो हमेशा ये झंडा, लाल झंडा, ये हमेशा फहराया जाता है इस घर पे? हाँ, हमेशा फहराया जाता है। और लाल झंडा के वो निशान कम्युनिस्ट पार्टी थे, इसलिए उनका जो है कभी उतर जाता है तो डांट सुननी पड़ती है। लेकिन 5 साल बाद जब न्यूज नेशन वापस आजमगढ़ पहुंचा तो कैफी आजमी के आशियाने फतेह मंजिल पर लाल झंडा नजर नहीं आया। तरस खाकर जिन्हें जनता ने कुर्सी पर बिठाया है वो खुद से तो न उठेंगे, उन्हें तुम ही उठा देना। घटाई है जिन्होंने इतनी कीमत अपने सिक्के की, ये जिम्मा है तुम्हारा, उनकी कीमत तुम घटा देना। जो वो फैलाए दामन, ये वसीयत याद कर लेना, उन्हें हर चीज़ दे देना पर उनको वोट मत देना। ये कैफी साहब ने अपनी वसीयत में बेटे से कहा है, लेकिन शायद ये शब्द उन्होंने आजमगढ़ की उस जनता को भी कहा है जो पानी, बिजली और यहाँ तक कि अस्पताल से महरूम है। तो वक्त के साथ तस्वीरें बदल जाती है और यही तस्वीर कैफी साहब के घर में हमको देखने को मिली। कैफी साहब को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। अब की बार किसकी सरकार में आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे फिर हाजिर होऊंगा।